हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। एमपी ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। हम अभ्यास बैच के माध्यम से पॉलिटी की क्लास को कवर कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज का हम अध्ययन है हमारा 10वां लेक्चर है, जिसके अंतर्गत हमने 9 लेक्चर को प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिया है। तो वहां जाकर आप लोग चेक कर सकते हैं। और बता दूं कि आप लोग चाहे टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं या व्हाट्सएप में या फिर इंस्टाग्राम, किसी भी जगह पर आप फॉलो कर सकते हैं। तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, तो वहाँ आप लोग जा कर के ज्वाइन हो जाइए। और इस अभ्यास बैच में आप सभी लोग जल्द से जल्द जुड़ने का प्रयास करें, क्योंकि इसके माध्यम से आप सभी लोगों का क्लास बेहतर और अच्छे से रिवीजन हो जाएगा, जिसके माध्यम से हमने संकल्प लिया है कि आप सभी लोगों को कम फीस पर ये क्लास प्रोवाइड होगा। और इसके अंतर्गत आप लोगों का तैयारी इतना बेहतर हो जाएगा कि आप अपने आप में एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, जिसके अंतर्गत हम लगातार क्लास ले रहे हैं। तो ये आप लोगों का गलती है कि आप लोग क्लास को नहीं अटेंड करते हैं। यदि आप लोग अटेंड नहीं करते हैं, तो यदि एम पी पी एस सी प्री 2025 का नोटिफिकेशन आ जाता है और उसकी डेट कंफर्म हो जाती है, तो आप लोगों को तैयारी करने में समय कम बचेगा। इसलिए प्लीज़ दोस्तों, इस क्लास से जुड़िएगा, क्योंकि ये क्लास लगातार आप लोगों को चलती रहती है। यदि आप लोग नहीं जुड़ते हैं तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान है। तो प्लीज़ यहाँ पर जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। चलिए फ्रेंड्स, हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं और हम देख लेते हैं कि हमारा टॉपिक क्या है। तो हमारा टॉपिक है, हम पहले अनुच्छेद 15 तक हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 16 से। ये सभी क्लासेस जब कंप्लीट हो जाएंगे, इसके बाद हम एमसी की रिवीजन लेंगे, प्लस हर एक सब्जेक्ट का हम कवर करते हुए चलेंगे। अभी हमने 2 क्लास का टारगेट लिया है, लेकिन बीच बीच में ये क्लास कट जाता है। इसका कारण क्या है कि आप लोगों का सपोर्ट अभी नहीं मिल रहा है, क्योंकि प्लीज़ दोस्तों, ये चैनल अभी नया है, इस कारण आप लोगों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने की आवश्यकता है। तो प्लीज़ दोस्तों, आप अपना सपोर्ट प्यार बनाए रखें, जिससे चैनल आप लोगों के लिए लगातार काम में व्यस्त रहें। तो मैं तो अपनी तरह से काम में लगे हूँ, लेकिन आप लोग चैनल को नहीं देख रहे हैं, नए चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। प्लीज़ दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करें, सब्सक्राइबर को बढ़ाएं। ये आप लोगों का जिम्मेदारी है, हमारा जिम्मेदारी है आप लोगों को बेहतर और अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं अनुच्छेद 16 से। अनुच्छेद 16 में बताया गया है कि राज्य के अधीन जितने भी नौकरियों में हैं, उनमें सभी नागरिकों का समान अधिकार है। राज्य यहाँ डिसाइड किया है, सॉरी, यहाँ संविधान ने डिसाइड किया है राज्य को, कि राज्य के अंतर्गत, स्टेट के अंतर्गत जितने भी नौकरियां हैं, वे सभी नौकरियों में हमारे भारतीयों के लिए समान अधिकार होना आवश्यक है। वहाँ पर डिसाइड कर दिया है, वहाँ पर सरकार ने कोई भी भेदभाव नहीं कर सकती है कि वो किस कास्ट का है, किस वर्ग के अंतर्गत आता है। वहाँ पर सरकार नहीं डिसाइड करेगी। उस पर भाग लेने के लिए पूरा का पूरा अधिकार है, समान अधिकार है। तो हम एक एक अनुच्छेद को हम डिटेल से अध्ययन करते हुए चलेंगे। तो फ्रेंड्स, जुड़ जाइएगा, क्योंकि आप लोग ही क्लास को मिस कर रहे हैं। तो यदि आप लोग मिस करेंगे, तो जैसे ही प्री का नोटिफिकेशन आता है, तो आप लोगों को समय बहुत कम बचेगा, जिस कारण आप लोगों का सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा
और यदि हो भी जाएगा तो आप लोगों को याद नहीं रहेगा। इसलिए हमने संकल्प लिया है कि आप लोग यदि एमपी ऑनलाइन टेस्ट चैनल पर भरोसा रखते हैं, तब मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि आप एमपी पीएससी 2025 में क्रैक हो जाएंगे, यानी सक्सेस हो जाएंगे, इतना मेरा गारंटी है। यदि आप लोग इस चैनल पर भरोसा रखते हैं और इस चैनल को आगे बढ़ाते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो आप लोगों को मैं इतना विश्वास दिलाता हूँ कि आप लोगों का भरोसा मैं जीत कर ही रहूँगा। और जितने भी सब्जेक्ट हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, उन सभी सिलेबस को पूरा करने का जिम्मेदारी मैं उठाता हूँ। तो प्लीज़ दोस्तों, आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग केवल चैनल से जुड़कर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें कि हमें क्लास कैसा लगता है। आप लोगों के लिए हमने नोट्स पीडीएफ भी प्रोवाइड करने का प्रयास किया है। और यदि आप लोग टेलीग्राम में जुड़ेंगे तो आप लोगों के लिए हम डेली क्विज लगाएंगे 10। ये क्विज पर 10 क्वेश्चन रहेंगे, तो जिसके माध्यम से आप लोगों को भी तैयारी हो जाएगा उससे। यदि आप लोग जुड़ेंगे तो यदि आप लोग जुड़ना चाहते हैं उस टेलीग्राम में, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना नंबर और नाम प्रोवाइड कर दीजिए, जिससे मैं उस टेलीग्राम पर ऐड कर सकूं। तो चलिए फ्रेंड्स, ये तो थोड़ा जानकारी था बताने के लिए। हम अपने टॉपिक पर आते हैं कि अनुच्छेद 16(1) में सरकारी पदों पर नियुक्ति के समान अवसर प्राप्त होंगे, यह उन्होंने कहा है। अनुच्छेद 16(2) में बताया गया है कि राज्य केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर सरकारी नौकरियों या पद प्रदान करने में भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसमें साफ साफ संविधान के माध्यम से स्टेट यानी राज्य को कहा गया है कि राज्य केवल धर्म, मूल, वंश, जाति या लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर भी सरकारी नौकरियां या पद प्रदान करने में भेदभाव नहीं करेगा। यह हमने 16(2) के अंतर्गत पढ़ा। 16(3) में बताया गया है कि संसद विधि बनाकर किसी राज्य सरकार के किसी नियोजन या नियुक्ति में उस राज्य क्षेत्र के भीतर निवास करने की शर्त निर्धारित कर सकता है। आप लोग सिंपल भाषा में यहाँ पर समझिए कि संसद वही विधि बना सकती है जिसे इन तीनों के अंतर्गत संसद, पार्लियामेंट और न्यायपालिका, इन तीनों का कोऑर्डिनेंस बराबर चलता है। तो एक भी मतलब कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेंस मिस्टेक होती है तो पूरा का पूरा सिस्टम वहाँ तक शून्य हो जाती है जहाँ तक की मिस्टेक हो जाती है। तो यहाँ पर बताया गया है कि किसी भी नियोजन या नियुक्ति में उस राज्य क्षेत्र के भीतर निवास करने की शर्त निर्धारित करता है। संसद ने निर्धारित किया है कि राज्य क्षेत्र के अंतर्गत किस किस वस्तुओं का प्रयोग करना है, वहाँ कैसे निवास करना है, उन सभी का विषय में संसद ने निर्धारित किया है, हमारे आर्टिकल के अंतर्गत बताया गया है। अब चौथा स्टेप में हम देखते हैं कि 16(4) में बताया गया है कि समता के नियम का अपवाद है। वहाँ आप लोगों ने 16(3) तक जो पढ़ा वह तो बिल्कुल समान है, सभी को अधिकार है, लेकिन उसी के अपवाद यहाँ पर 16(4) में बताया गया है कि यहाँ पिछड़े वर्ग के लिए सरकारी नौकरी में आरक्षण का प्रावधान करते हैं। तो आप लोगों ने वहाँ देखा कि आर्टिकल 16(1) में, 16(2) में और 16(3) में देखा कि सभी नागरिकों को समान अधिकार है, वहाँ पर संसद ने डिसाइड किया है। लेकिन हम चौथे शेड्यूल में देखते हैं 16(4) के, तो यहाँ पर कहा गया है कि पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी नौकरी में आरक्षण। तो यहाँ पर आप लोगों ने समझा होगा कि यहाँ पर भेद हो रहा है कि नहीं, ये आप लोग डिसाइड करेंगे। हाँ, हो रहा है, पर इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति कमज़ोर है, यदि उसे सरकार ने नहीं ध्यान दिया
क्या वो अपने विकास कर सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। तो वह न अपने नैतिक, आध्यात्मिक व बौद्धिक किसी प्रकार का प्रयोग नहीं कर सकता है। इस कारण सरकार को निर्देशित किया गया है कि पहले उस व्यक्ति का ध्यान देना चाहिए जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, लाचार है, तब उसको भी साथ लाने के लिए जो तंदुरुस्त है उसके बरोबर करना चाहिए। तो यहीं पर यही डिसाइड कीजिए। मान लीजिए कोई आपके परिवार का सदस्य है, कोई बच्चा है, उसका सेहत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है, और एक बच्चा बहुत अच्छा है, तंदुरुस्त है, दौड़ने, खेलने, कूदने, खाने सभी में अच्छे हैं। तो क्या कमज़ोर बच्चा और वो बच्चा अच्छा है दोनों एक रेस पर दौड़ सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो यदि उस दोनों को एक रेस पर दौड़ाना है तो जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है उसे उतना ही खुराक देना चाहिए जिससे उस रेस को भी पार कर सके, वह भी अपने नैतिक और बौद्धिक विकास में सफल हो सके। उसी प्रकार हमारा संविधान, यहाँ पर एक परिवार को चलाने के लिए जिस प्रकार घर के मुखिया का कर्तव्य होता है, उसी प्रकार एक देश को चलाने के लिए स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट का कर्तव्य होता है को अपने नागरिकों को वही बेहतर और नागरिक बनाने के लिए उनका नैतिक, बौद्धिक एवं आध्यात्मिक और आर्थिक स्थिति भी देखा जाता है कि वे कितना कमज़ोर है, कितना वर्क कर सकता है, उसका आर्थिक प्रक्रिया क्या है, दैनिक क्रिया है क्या है, उन सभी का सरकार कोऑर्डिनेंस नियम प्रोवाइड करती है। और उस हाँ, तो फ्रेंड्स हमने चर्चा कर रहा था इस चौथे अनुच्छेद 16(4) का कि समता के अपवाद का नियम, तो वहाँ पर हमने डिसाइड किया था। हमारा आर्टिकल नंबर 17 जो कि है, इसमें कहा गया है कि अस्पृश्यता का पूर्ण निषेध होना चाहिए। इसमें चाहे कोई भी दुष्प्रभाव या भेदभाव करता हो, उसमें कोई भी नहीं चलेगा। और 18 के अंतर्गत कहा गया है 18 में कहा गया है कि सेना अथवा विद्या संबंधी उपाधियों के अलावा राज्य अन्य कोई उपाधि प्रदान नहीं कर सकता है। इसके साथ ही भारत का कोई भी नागरिक बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है। भारत में 1950 से ही भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री और पद्मश्री की उपाधियां प्रदान की जाती हैं। आर्टिकल 18 के अंतर्गत भारत में 1950 में भारत सरकार द्वारा भारत रत्न दिया जाता है, पद्म विभूषण है, पद्म विभूषण और पद्मश्री ये सम्मानित किया जाता है। अब हम देखेंगे कि स्वतंत्रता का अधिकार अधिनियम अनुच्छेद 19 से लेकर 55 तक के इन सभी का चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 19 में है कि स्वतंत्रता का अधिकार, 19 के अंतर्गत कितने स्वतंत्रता प्राप्त हैं उन सभी का अध्ययन हम अभी डिटेल से करते हुए चलेंगे। कि मूल संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत 19 आर्टिकल में नागरिकों को 7 स्वतंत्रताएं प्रदान की गई थी, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 19(1) में स्वतंत्रता संपत्ति की स्वतंत्रता थी। और यहाँ पर आते आते 44 में जब संवैधानिक संशोधन होता है तो संपत्ति के मौलिक अधिकार के साथ साथ संपत्ति की स्वतंत्रता भी समाप्त कर दी जाती है, जिसमें अब अनुच्छेद 19 में
अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को केवल मात्र 6 स्वतंत्रताएं ही प्राप्त हैं। 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से संपत्ति के जो मौलिक अधिकार था उसे हटा दिया जाता है और केवल नागरिकों को मात्र 6 स्वतंत्रताएं ही प्राप्त हो जाती हैं। तो इन 6 स्वतंत्रताएं कौन कौन से हैं उनका अध्ययन हम करेंगे। हम देख लेते हैं अनुच्छेद 19(1) में क्या है। अनुच्छेद 19 में 1 में बताया है कि भारत के सभी नागरिक सभी व्यक्तियों को विचार करने, भाषण देने और अपने तथा अन्य व्यक्तियों के विचारों के प्रचार की स्वतंत्रता प्राप्त है। 19(1) में बताया गया है कि भारत के सभी व्यक्तियों को विचार करने, भाषण देने तथा अपने या अन्य व्यक्तियों के विचारों की प्रचार करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। 19(1) में देखा और यहीं पर देखते हैं कि इसमें प्रेस की स्वतंत्रता भी शामिल है। इस आर्टिकल को समझते हुए चलेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि ये आर्टिकल बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन और कह सकते हैं कि प्री में जब आ जाता है ना तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो इसलिए मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग जितना भी आर्टिकल पढ़ाया जाता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉन्फ्रेंस होकर आप लोग पढ़ें, ध्यान देकर पढ़ें, क्योंकि इसे रटने और कन्फ्यूजन होने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। अनुच्छेद 19(2) में बताया गया है कि यहाँ पर अस्त्र है शस्त्र रहित शांतिपूर्वक सम्मेलन करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। यदि आप कोई भी सम्मेलन करना चाहते हैं तो संविधान के द्वारा बताया गया है कि आप लोग सम्मेलन तो कर सकते हैं, लेकिन उसे करने का नियम कानून है। उसे अस्त्र शस्त्र लेकर नहीं करना है, बिल्कुल शांतिपूर्वक सम्मेलन अपने बातों को रखना है। आवेदन के माध्यम से, प्रचार के माध्यम से, ये सभी माध्यमों से आप लोगों को सुविधा है। व्यक्तियों के द्वारा अपने विचारों के प्रचार करने के लिए शांतिपूर्वक और बिना किसी शस्त्रों के सभा या सम्मेलन की सुविधा दी जाती है। और यहीं पर देखें तो आवेदन के अलावा भी इसमें और है कि जुलूस या प्रदर्शन का भी आयोजन किया जा सकता है। यदि आप लोग अस्त्र शस्त्र लेकर नहीं जाते हैं तो आप लोगों को ये कानून इजाज़त देती है कि आप लोग अपनी बातों को शांतिपूर्वक रख सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं या फिर जुलूस या प्रदर्शन का भी आयोजन कर सकते हैं। इसमें आर्टिकल 19(2) में बताया गया है। 19(3) में क्या है। 19(3) में बताया गया है कि समुदाय और संघ के निर्माण की स्वतंत्रता है। यदि आप लोग कोई समूह बनाना चाहते हैं या फिर कोई संघ का निर्माण करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप लोगों को स्वतंत्रता प्रदान है। आप लोग बेझिझक वहाँ पर अपने समुदाय तैयार कर सकते हैं, अपने संगठन को बना सकते हैं। हाँ, इतना है कि वो संगठन दूसरे के लिए बाधक सिद्ध न हो, क्योंकि यहाँ पर मौलिक अधिकार चल रहा है। मौलिक अधिकार के अंतर्गत बताया गया है आर्टिकल में कि मौलिक अधिकार आप लोगों का वहीं तक सीमित है जहाँ तक दूसरे व्यक्ति का हनन न हो। आपका तो हित है, लाभ है, लेकिन दूसरे का नुकसान नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आर्टिकल के माध्यम से बताया गया है। तो यहाँ समुदाय और संघ के निर्माण के लिए आप लोगों को स्वतंत्रता तो प्रदान है, लेकिन उस स्वतंत्रता का आप लोगों को ध्यान में रखना आवश्यक है कि हमारे वजह से दूसरे व्यक्ति का कोई नुकसान या हानि नहीं होना चाहिए। तभी तो आप लोगों का मौलिक अधिकार है, अन्यथा आप लोगों का मौलिक अधिकार वहीं पर जहाँ तक आप लोगों ने दूसरे का हानि पहुँचाते हैं वहाँ तक आप लोगों का शून्य हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा और आप लोग अपनी बातों को, अपने समुदाय को नहीं आगे बढ़ा सकते हैं। अगले स्टेप में हम पढ़ते हैं कि सभी नागरिकों को
समुदाय और संघ के निर्माण की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। हाँ बिल्कुल सही है, वहाँ अभी आप लोगों ने मेंशन किया था कि समुदाय और संघ के निर्माण की स्वतंत्रता है। यहाँ भी बताया गया है कि सभी नागरिकों को समुदाय और संघ के निर्माण की स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। अगला है अनुच्छेद 19(4) में बताते हैं कि भारत राज्य क्षेत्र में अबाध भ्रमण की स्वतंत्रता है। आप लोग 19(4) के अंतर्गत आर्टिकल में बताया जाता है कि संविधान के द्वारा ये आदेश दिया जाता है कि भारत की किसी भी राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आप लोग बिल्कुल बेझिझक भ्रमण कर सकते हैं, घूम सकते हैं, वहाँ के दृश्यों को देख सकते हैं, वहाँ के रहन सहन रीति रिवाजों को देख सकते हैं। यहाँ पर भारत के सभी नागरिक बिना किसी प्रतिबंध या विशेष अधिकार पत्र के संपूर्ण भारत क्षेत्र के में घूम सकते हैं। यहाँ बिल्कुल अधिकार है। यहाँ पर कहा गया है कि आप लोगों को कोई भी दस्तावेज तैयार नहीं करवाना है, वहाँ पर ना कोई पत्र लगेगा ना कोई कुछ, आप लोग बिल्कुल बेझिझक घूम सकते हैं, आप लोगों का अधिकार है। हाँ लेकिन यह अधिकार वहाँ तक सीमित है जिससे कि आप लोगों की वजह से वहाँ की कल्चर को, वहाँ की आर्थिक स्थिति को, वहाँ की जन समुदाय को कोई भी हानि नहीं पहुँचना चाहिए। अगला है 19(5) में बताया गया है कि 19(5) में कहा गया है कि भारत राज्य क्षेत्र में आबाद निवास की स्वतंत्रता है। 19(4) में तो आप लोगों ने पढ़ा कि वहाँ आप लोगों को इतना स्वतंत्रता है कि आप लोग घूम सकते हैं, वहाँ के दृश्यों को देख सकते हैं, अपने मनपसंद की हर एक क्षेत्र को देख सकते हैं। और वहाँ पर यह भी बताया गया है कि उसमें कोई भी दस्तावेज आप लोगों का नहीं लगेगा। बिल्कुल आप लोग भारत के नागरिक हैं तो भारत के जितने भी राज्य हैं वहाँ पर आप लोग घूम सकते हैं। भारत के सभी नागरिक अपने इच्छानुसार अस्थायी या अस्थायी रूप से किसी भी स्थान पर बस सकते हैं। वहाँ तो आप लोग घूम सकते हैं केवल, लेकिन 19(5) में भी बताया गया है कि आप लोग यहाँ बस भी सकते हैं, निवास भी रह सकते हैं, घर बनाकर भी रह सकते हैं, स्थायी रह सकते हैं। अनुच्छेद 19(6) में संपत्ति का अधिकार जो था 44वें संविधान संशोधन, इसके माध्यम से संशोधन किया जाता है और 1978 में से समाप्त किया जाता है संपत्ति के अधिकार को। अब 17 में देखते हैं, 19(7) में है कि वृत्ति, उपजीविका या कारोबार की स्वतंत्रता है। सभी नागरिकों को वृत्ति, उपजीविका, व्यापार अथवा व्यवसाय की स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। 19(4) में आप लोगों को घूमने की स्वतंत्रता है। 19(5) में आप लोगों को किसी जगह पर बसने की स्वतंत्रता है। और 19(7) में यहाँ पर आर्टिकल है, संविधान के माध्यम से बताया जाता है कि यहाँ पर आप लोग वृत्ति या उपजीविका यानी अपने कारोबार के स्वतंत्रता है। आप किसी भी वस्तु का व्यापार कर सकते हैं, व्यवसाय कर सकते हैं और किसी भी जगह पर आप अपना व्यवसाय को बेच सकते हैं। ये यहाँ स्वतंत्रता प्रदान है। अनुच्छेद 20 के अंतर्गत क्या है? अनुच्छेद 20 में है कि अपराध दोष सिद्ध के लिए विषय में संरक्षण। यदि कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसे इतना अधिकार है कि वो अपने अधिकारों के, अपने गलतियों के बारे में पूछ सकता है कि हमने कौन सी गलती किया है। तो यहाँ पर बताया गया है कि एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही बार दंड दिया जाएगा। यहाँ पर बताया जाता है दंड देने की संरक्षण है। अगला स्टेप में है अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 यही बताता है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन की सुरक्षा है।
ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, इसमें बहुत सारे आर्टिकल हैं इसके अंतर्गत। यदि आप लोगों को पेपर में ये आया तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन करता है फ्रेंड्स, इसे बिल्कुल आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए चलेंगे। इसमें क्या क्या सुरक्षा है, इसमें भोजन का अधिकार है, आवास का अधिकार है, विदेश यात्रा का अधिकार है, शिक्षा पाने का अधिकार है, पर्यावरण प्रदूषण संरक्षण विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है, और आश्रय पाने का अधिकार भी यहाँ पर बताया जाता है। और सातवां है आजीविका चलाने का अधिकार है। 7 अधिकार यहाँ पर दिया गया है अनुच्छेद 21 के तहत। कह सकते हैं कि जीवन और जीवनदाता आर्टिकल है इस अनुच्छेद 21। इसके माध्यम से आप लोगों का पूरा अधिकार मिल जाता है एक ही आर्टिकल में। इसका नोट्स देख लेते हैं कि 44वें संवैधानिक संशोधन 1979 द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि आपातकाल में भी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को कभी भी समाप्त नहीं किया सकते। बाकी सब आर्टिकल वहीं समाप्त हो जाते हैं, जैसे मान लीजिए राष्ट्रीय आपातकाल लगता है या फिर आर्थिक स्थिति लगता है, कोई भी लगता है, सब आर्टिकल खत्म हो जाएंगे। लेकिन 21 आर्टिकल जो है ये कभी भी नहीं समाप्त हो, क्योंकि ये व्यक्ति का जीवन की अधिकार है। अनुच्छेद 21 का में हम देखेंगे कि शिक्षा का अधिकार, इसमें शिक्षा को बताया गया है कि राज्य 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले सभी बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य देने की व्यवस्था करेगा। राज्य जो है 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक की आयु वाले सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की व्यवस्था करेगा। इसमें बताया गया है कि 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा ही जोड़ा गया है। 21 का जो है शिक्षा का अधिकार 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा ही जोड़ा गया है। और अनुच्छेद 22 हमारे क्या बताता है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण प्रदान करता है। बंदी बनाए जाने वाले व्यक्ति को उसके अपराध के बारे में अथवा बंदी बनाने के कारणों को बतलाए बिना बंदी गृह में नहीं रखा जाएगा। इतना स्वतंत्रता है अनुच्छेद 22 के अंतर्गत कि कोई भी व्यक्ति को आप गिरफ्तार तो कर रहे हैं, लेकिन बिना बताए उसे गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। इस जगह पर आप लोगों को बताना पड़ेगा कि आप किस दोषी के कारण आप गिरफ्तार हुए हैं। तो बंदी बनाए जाने वाले व्यक्ति को उसके बारे में अथवा बंदी बनाने के कारणों को बतलाए बिना बंदी गृह में नहीं रखा जाएगा। और उसे इतना अधिकार है कि वो वकील से, अपने मन के वकील से परामर्श और अपने बचाव के लिए प्रबंध करने का अधिकार होगा। बंदी बनाए जाने के बाद 24 घंटे के अंदर इसमें बंदी गृह से न्यायालय तक जाने का समय शामिल नहीं है। इसमें क्या कहा गया है कि व्यक्ति को वकील अपने मनपसंद का ढूंढने का अधिकार है और उसे 24 घंटे के अंतर्गत न्यायालय के द्वारा पेश किया जाना चाहिए वहाँ पर। और यहाँ पर एक और डिसाइड किया गया है कि इसे जो रास्ते हैं, मान लीजिए कि जहाँ से पुलिस ने गिरफ्तार किया और न्यायालय जहाँ पर है वहाँ पर थोड़ी दूरी है, तो वहाँ तक जाने के लिए 24 घंटे लग जाते हैं। तो यदि 24 घंटे लगते हैं तो उस रास्ते का गणना नहीं की जाएगी, उसे निकटतम न्यायाधीश के सामने उपस्थित किया जाना चाहिए। अनुच्छेद 22 क्या बताता है, इसमें 2 प्रकार के अपराधियों को लागू नहीं थे। जितना नियम हमने बताया ऊपर में, तो यहाँ पर बताया गया है कि 2 व्यक्तियों के लिए लागू नहीं होगा ये नियम। पहला नियम क्या है कि शत्रु देश के निवासियों पर, यदि कोई हमारा शत्रु देश का दुश्मन है उस पर यह नियम लागू नहीं होगा। उसे यह नहीं बताया जाएगा कि आप किस दोस्त के लिए गिरफ्तार होते हैं, उसे इस नियम से कोई भी लेना देना नहीं। और द्वितीय क्या है
कि निवारक निरोध अधिनियम के अंतर्गत जो गिरफ्तार किए थे। तो निवारक निरोध अधिनियम, तो इसे हम समझते हैं कि आखिर ये निवारक निरोध अधिनियम होता क्या है। तो निवारक निरोध यह भारतीय संविधान की सबसे अधिक विवादस्थ धारा रही है। निवारक निरोध की परिभाषा नहीं दी गई है भारतीय संविधान में, लेकिन किसी भी प्रकार का अपराध है, किसी भी प्रकार का अपराध किए जाने से पूर्व और बिना किसी प्रकार की न्यायिक प्रक्रिया की ही नज़रबंदी निवारक निरोध कहलाती है। इसमें क्या है कि निवारक निरोध के अंतर्गत यह होता है कि किसी भी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा खूंखार है तो उसे नज़रबंदी, उसे किसी भी प्रकार से गिरफ्तार करना आवश्यक है। उसे यह नहीं बताया जाएगा कि आप किस कारण, किस दोष के लिए अपराधी हैं। वो आ जाता है निवारक निरोध के अंतर्गत। और निवारक निरोध का उद्देश्य क्या होता है कि निवारक निरोध का उद्देश्य है कि व्यक्ति को अपराध के लिए दंड देना नहीं होता है, वरन उसे अपराध करने से रोकना होता है। निवारक निरोध का अर्थ यही है कि जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा खूंखार है, अत्याचार पर अत्याचार करता जा रहा है, तो उसे अपराध देना मात्र नहीं है, उसे अपराध के लिए दंड देना नहीं है, वरन उसे रोकना आवश्यक है। विश्व में अन्य किसी भी प्रजातंत्रात्मक देश में ऐसी व्यवस्था नहीं पाई जाती है। हमारा इंडिया ही ऐसा देश है जिन्होंने ऐसी व्यवस्था लागू किया है। यहाँ पर प्रजातंत्रात्मक देश के अलावा ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है। निवारक निरोध अधिनियम, यह अधिनियम 1950 से 69 तक चला है। इसके बाद वहीं पर ये अंत हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो हमें जानकारी होगा कि आप कैसे क्लास को देखना पसंद करते हैं। आप अपना कमेंट अच्छा या बुरा ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।